हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका फंडामेंटल राइट के दूसरे पार्ट में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया। उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के इवोल्यूशन को देखा, हमने फंडामेंटल राइट्स के फीचर को देखा, हमने ये देखा कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन-कौन से हैं, है ना? फिर हमने फंडामेंटल राइट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में से आर्टिकल 12, 13 और 14 देख लिया था। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट का डेफिनेशन देखा। आर्टिकल 13 में हमने देखा कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या उसके डेरोगेशन में है, उसके असंगत है ना? तो उस वैसी स्थिति में वो लॉ विधि शून्य घोषित हो जाता है, नल एंड वॉइड घोषित हो जाता है। इसमें हमने अलग-अलग डॉक्ट्राइन्स को भी देखा था। हमने डॉक्ट्राइन्स ऑफ सिवियरेबिलिटी देखा, हमने डॉक्ट्राइन्स ऑफ एक्लिप्स देखा, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर देखा। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जुडिशियल रिव्यू को एक फंडामेंटल बेस प्रदान करता है आर्टिकल 13। इसके बाद हमने आर्टिकल 14 देखा। उसको अच्छे तरीके से हमने पूरे इलैबोरेटेड तरीके से उसको डिस्कस किया कि आर्टिकल 14 क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या कहता है आर्टिकल 14? व्हाट इज़ इक्वालिटी ऑफ लॉ? व्हाट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना? कैसे इक्वालिटी ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ का पार्ट है? कैसे रूल ऑफ लॉ के सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होते? हमने आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस भी देखे थे कि गवर्नर को, प्रेसिडेंट्स को, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको कैसे कुछ मामलों में इम्यूनिटीज मिलती है। यूएन की एजेंसीज हो गई, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको भी बहुत सारे मामलों में इम्यूनिटीज मिली होती है। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा था लास्ट वीडियो में। आज हम इससे आगे देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरे वीडियो को सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमें देखना है वो है आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 इस बात का निषेध करता है कि राज्य केवल इन 5 आधारों पे, आपको जो अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, केवल इन 5 आधारों पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओनली 5 के नीचे मैंने रेड से हाइलाइट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि केवल इन्हीं 5 आधारों पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। बाकी अगर कोई आधार रेलेवेंट है, तो उस आधार पे राज्य भेदभाव कर सकती है। बात समझ में आई आपको? ये हमारा आर्टिकल 15(1) है। फिर आर्टिकल 15(2) कहता है कि कोई भी पर्सन, ऊपर में जो 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों के बेस पे किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पे प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है? अब देखिए, इन दोनों प्रोविजन में थोड़ा-सा अंतर है। जो पहला प्रोविजन था कि राज्य इन 5 आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा, ये सिर्फ राज्य के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जो दूसरा प्रोविज़न है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त 5 आधारों के बेस पे किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये जो हमारा प्रोविज़न है, ये हमारी स्टेट से तो रक्षा करता ही है, साथ ही साथ ये हम किसी भी इंडिविजुअल को भी ऐसा करने से रोकता है। यानी कोई व्यक्ति भी आपको किसी सार्वजनिक स्थान में उपरोक्त 5 आधारों के बेस पे एंटर करने से नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक फंडामेंटल राइट का कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है, जो हम इसके क्रिटिसिज्म में भी देखेंगे। अब फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 15 में है, इसके क्या-क्या एक्सेप्शंस हैं, हम एक बारी देख लेते हैं। देखिए, इन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्स के आधार पे राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए राज्य स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय समाज हमेशा से पितृसत्तात्मक समाज रहा है। महिलाओं को हमेशा से समाज के हाशिए पर रखा गया है ना? तो महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, बच्चों को उनके बच्चों के अच्छे उत्थान के लिए, एक समग्र उत्थान के लिए, उनके लिए राज्य कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोकल बॉडीज़ में आपको वुमेन्स के लिए 33% का सीट रिज़र्व होता है। ठीक है? तो ये सारे प्रोविजंस राज्य कर सकता है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? हम देखते हैं। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस
और SC/ST यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग या फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राज्य स्पेशल प्रोविजन कर सकता है अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब जैसे देखिए, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ना टोटल जितनी सीट्स होती हैं, उनका कुछ हिस्सा SC/ST और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो इस बात की, अब कोई भी राज्य ऐसा कर रहा है तो इस बात की शक्ति उसे संविधान देता है कि वो सोशली और ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए और SC/STs के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन है कि SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। लेकिन अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी वाला है, यानी अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में ये स्पेशल प्रोविजन नहीं किया जा सकता। जो नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट के द्वारा रन किए जाते हैं, उनमें राज्य स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। किसके लिए? SC/ST के लिए और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये प्रोविजन हमेशा से संविधान में नहीं था। इस प्रोविजन को 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के माध्यम से ऐड किया गया और OBC के लिए 27% के कोटा को निर्धारित किया गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए, जहां पे भी आपको ना कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को दोबारा पीछे करके जरूर सुने, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगला एक्सेप्शन देखते हैं। अगला एक्सेप्शन है कि EWS के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था राज्य कर सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि यह भी हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। अब EWS कौन होते हैं? EWS ऐसे जनरल लोग जो पिछड़े नहीं हैं, है ना, जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, आर्थिक रूप से वीक है। तो ऐसे लोगों के लिए, जो सामान्य वर्ग में आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए हमारे संविधान में 10% आरक्षण की व्यवस्था है और यह व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई है। अब EWS होगा कौन? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। उनमें से 2 क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं जो हमारे काम का नहीं है, बट ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति की वार्षिक आय, उसका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो वो EWS की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के पास एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम है तो वो भी EWS में आएगा। इसके अलावा शहरों में फ्लैट का जो एरिया होता है उसके हिसाब पे भी EWS की क्राइटेरिया निर्धारित होती है, लेकिन वो उतना अभी हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं देखना। अब आपको ये दोनों ध्यान में रखना है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये सारे प्रोविजंस को यहाँ पे कंपाइल करके लिख दिया गया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको ऊपर वाले किसी में भी कंफ्यूजन है, या फिर आप इसको एज अ रेफरेंस नोट याद कर सकते हैं कि आपको सीधा सीधा हर एक आर्टिकल लिख के दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, हम देखते हैं। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी सार्वजनिक रोजगार में एक समान अवसर की बात करता है। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य सार्वजनिक रोजगार के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ उन 5 आधारों पर, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 15 में है, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस हमारा मंडल केस है, इंदिरा, जिसको हम इंदिरा सहनी केस भी कहते हैं, जिसमें कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट उभर के आता है। और इसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक NCBC होना चाहिए, एक नेशनल कमीशन होना चाहिए पिछड़े वर्गों के लिए। फिर हम इसके एक्सेप्शंस देखेंगे। अब देखिए, आर्टिकल 16 मैंने आपको बताया कि ये क्या कहता है। आर्टिकल 16 सीधा सीधा ये कहता है कि राज्य सार्वजनिक रोजगार के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको राज्य कर सकता है, राज्य ध्यान में रखता है। अब देखिए, आर्टिकल 16 का पहला एक्सेप्शन ये है कि संसद चाहे तो वो आवास को, यानी रेसिडेंस को, किसी भी सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए कंडीशन निर्धारित कर सकती है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, है ना? तो अगर बिहार राज्य में किसी ऐसे रोजगार के लिए संसद को यह अधिकार है कि वो बिहार राज्य का निवासी होना निर्धारित कर सकती है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं
अभी वर्तमान में ये प्रोविजन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन्हीं दो राज्यों में है। इसके अलावा बाकी किसी भी राज्य में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वहां पे आपका रेसिडेंस किसी एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया हो। अगले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मैंने आपको क्या बोला कि राज्य किसी को भी धर्म, नस्ल, जाति, जन्मस्थान और लिंग इन 5 के आधार पे सार्वजनिक रोजगार के मामले में भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन राज्य बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में अपॉइंटमेंट में यानी नियुक्ति में रिजर्वेशन दे सकता है, अगर उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो। यानी अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो राज्य किसी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दे सकता है। अब देखिए, रिजर्वेशन प्रमोशन में भी राज्य दे सकता है। किसके लिए? एससी एसटी के लिए, विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कहता है कि देखिए, अब मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति हैं, अजय और विजय, है ना। अजय आता है एससी एसटी से, एससी से आता है, ये जनरल से आता है। अब देखिए, अब चूंकि अजय एससी से आता है, इसलिए अजय को प्रमोशन में रिजर्वेशन देके 2015 में मान लीजिए उसको रिजर्वेशन, वो सीनियर मैनेजर बन गया। अब चूंकि विजय आता है जनरल कैटेगरी से, तो ये 2018 में सेम पोस्ट पे पहुंचा। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ये कहता है कि अगर कोई एससी का मेंबर पहले अगर उस पोस्ट पे पहुंचा है तो ये इसके मुकाबले सीनियर होगा। अब बात ध्यान से सुनिएगा, चूंकि ये 2015 में भी 15 में ही सेम पोस्ट पे पहुंच गया और विजय 2018 में सेम पोस्ट पे पहुंचा है, तो चूंकि अजय पहले पहुंचा है इसलिए वो सीनियर है, और अगर इससे आगे का कोई प्रमोशन है तो उसमें अजय को वरीयता दी जाएगी क्योंकि वो इस पोस्ट पे पहले पहुंचा है। तो ये होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। तो आप ध्यान दीजिए कि रिजर्व अपॉइंटमेंट्स में तो रिजर्वेशन राज्य दे ही सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एससी एसटी के लिए प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकती है। आपको ध्यान रखना है कि 50% का जो सीलिंग होता है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए जब भी रिजर्वेशन को दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और फिर जो अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर है कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज। मान लीजिए कि आपने जो कैटेगरी निर्धारित की थी, एक सर्टेन परसेंट सीट को आपने रिजर्व कर दिया था, तो उस साल अगर वो रिजर्व सीट पूरी तरह से नहीं भर पाई तो अगले साल उसको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज के रूप में राज्य ऐसे वो कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला एक्सेप्शन ये है आर्टिकल 16 का, कि जो एक कानून बना के किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के किसी ऑफिस को एक पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को देने को दिया दिया जा सकता है राज्य के द्वारा। आप एक बात समझिए, अब जैसे मान लीजिए कोई भी मदरसा है, तो उस मदरसे के लिए ऐसा कोई कानून बना के प्रावधान किया जा सकता है कि इस मदरसे का जो प्रमुख होगा वो एक मुस्लिम व्यक्ति ही होगा। इसका उद्देश्य ये होता है कि उसी धर्म के व्यक्ति को ये ऑफिस इसलिए दिया जाए ताकि वो उस धर्म के रीति रिवाजों से अवगत हो और कोई ऐसा कदम न उठाए जो उस धर्म के प्रावधानों के खिलाफ हो। तो इसका ये रीजन होता है। फिर आपका 16 का अगला जो एक्सेप्शन है वो ये कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की रिजर्वेशन की बात 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से की गई है। तो ये आपका आर्टिकल 16 था और आर्टिकल 16 के एक्सेप्शंस थे। अब अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। माफ कीजिएगा। सबसे पहले 1979 में अनुच्छेद 40 के तहत एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, जिसको बीपी मंडल चेयर कर रहे थे, तो इसलिए इसको हम बीपी मंडल मंडल कमीशन भी कहते हैं। बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने 3700 से ज्यादा पिछड़ी जातियों के बारे में बताया जो कि सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए थे। फिर उन्होंने बीपी मंडल ने इनके लिए 27% रिजर्वेशन की बात की। अब देखते हैं कि ये रिजर्वेशन तुरंत मिला या नहीं। अब देखिए, रिपोर्ट 1979 में ये कमेटी बन गई है, 80 के आसपास रिपोर्ट आ जाती है, बट वीपी सिंह ने 27% का रिजर्वेशन 1991 में आके दिया और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को दिया, जिसकी वजह से ये जो केस है उसको मंडल केस बोलते हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। यानी वीपी सिंह ने सबसे पहले 27% रिजर्वेशन केवल ओबीसी को दिया था, लेकिन जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है तो उसने ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% रिजर्वेशन दे दिया।
अब इस आधार पे पिछड़े वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और इसी केस का नाम इंदिरा सहनी केस या मंडल केस है। ये 1992 का है। अब देखिएगा, मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको तो वैलिड बोला और इसके लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% ठीक है, लेकिन क्रीमी लेयर को ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन था इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई रिजर्वेशन प्रमोशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अगले 5 साल तक चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अगले 5 साल कहने का मतलब इस केस का डिसीजन आया है 1992, तो 1992 से 5 साल 1997 तक। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी केस में रिजर्वेशन की जो सीलिंग होती है उसको 50% निर्धारित किया गया कि किसी भी एक साल में 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ बैकलॉग विद इन 50% सीलिंग लिमिट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल लागू किया जा सकता है, बट 50% का सीलिंग लिमिट को ब्रेक नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई रिजर्वेशन नहीं फिल हुआ है तो आप उस रिजर्वेशन को आगे कैरी कर सकते हैं। अगले साल जो भी रिजर्वेशन देंगे उसमें इस सीट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस ऐसी स्थिति में जो 50% की सीलिंग लिमिट है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। फिर इंदिरा सहनी केस में या मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी एक वैधानिक निकाय होनी चाहिए जो इस बात को देखे कि कहीं पिछड़े वर्ग की श्रेणी में ओवर एक्सक्लूजन तो नहीं हो रहा या अंडर एक्सक्लूजन तो नहीं हो रहा। ओवर एक्सक्लूजन करने का मतलब जो व्यक्ति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में नहीं भी आते हैं उन्हें भी तो शामिल नहीं किया जा रहा, या अंडर एक्सक्लूजन का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति ओबीसी की श्रेणी में आ रहे हैं क्या वो छूट तो नहीं गए। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जिसको 1993 में एनसीबीसी के नाम से स्थापित किया गया। अब देखिए, जब एनसीबीसी बनी थी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जब बनी थी तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। आपको ध्यान में रखना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना डिसीजंस दे दिए तो गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए। देखते हैं कि वो कदम क्या क्या थे। सबसे पहले, क्रीमी लेयर कौन होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा राम नंदन सिंह कमेटी को बनाया गया। एनसीबीसी को एस्टेब्लिश किया गया 1993 में, अभी हमने देखा। फिर 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में लाया गया जो कि एससी एसटी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता था। फिर 85वां संविधान संशोधन लाया गया, इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी जो कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है उसको इफेक्ट में लाया गया और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लाया गया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि कोई भी कानून जब किसी पूर्व की तिथि से पहले की तिथि से लागू हो। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। अभी 2025 चल रहा है, 2025 में कोई कानून पारित हुआ है ना, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव अगर इफेक्ट से लागू किया जाएगा तो ये 2025 से पहले के किसी भी तारीख से लागू किया जा सकता है ना। 2025 अभी चल रहा है, अभी एक कानून एक्ट पास हुआ और इसमें लिखा हुआ है कि ये 2020 से इफेक्ट में होगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो 2025 का एक्ट था वो 2020 से लागू होगा। इसी को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी कानून का पास होना। फिर 76वां संविधान संशोधन 1994 लाया गया। इसमें तमिलनाडु के एक एक्ट को 9th शेड्यूल में प्लेस किया गया जो 50% की सीलिंग को क्रॉस कर रहा था और 69% रिजर्वेशन दे रहा था। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में रखने से वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाता है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। हालांकि केशवानंद भारती के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि वो कोई भी कानून बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो उसका जुडिशियल रिव्यू एकदम आराम से किया जा सकता है। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया और फिर जो प्रमोशन में जो भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट होते हैं, प्रमोशन में जो भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं उसको भी लोअर करने की बात इस अधिनियम के माध्यम से की गई। तो अभी आप देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, है ना, यूपीएससी में भी होता है। ओबीसी के लिए अलग होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए भी अलग होता है, एससी एसटी के लिए अलग होते हैं। तो ये सारे जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाला खेल है
इसको संवैधानिक रूप से मान्यता 82वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से दे दिया गया। अब देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मंडल केस में क्रीमी लेयर की बात की कि ओबीसी में रिजर्वेशन तो दिया जाएगा बट क्रीमी लेयर को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्रीमी लेयर में आखिर होते कौन है? कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है वो क्रीमी लेयर में आएगा, यानी ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो ग्रुप ए या क्लास 1, ग्रुप बी या क्लास 2 ऑफिसर है, वो क्रीमी लेयर में आएगा और वो ओबीसी का जो 27% का रिजर्वेशन है उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक। अब देखिए, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कोई भी व्यक्ति अगर कर्नल के रैंक पे है या उससे ऊपर के रैंक पे है तो वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, इंजीनियर हो, ये सारे क्रीमी लेयर में आएंगे। फिर कोई भी पर्सन जिसके पास एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा का एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। और फिर कोई व्यक्ति अगर एक साल में 8 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है तो वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 16 था। उम्मीद करता हूं आपको इसके सारे एस्पेक्ट समझ में आए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं इसके सारे जो भी आर्टिकल हैं एक एक करके उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई, यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, आप इसको खुद से पढ़ लें। अभी आप ध्यान में रखें कि अभी हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले अनुच्छेद 14 देखा, जिसमें हम विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण देखा। अनुच्छेद 15 में हमने 5 आधारों के आधार पर, 5 जो आधार थे उसके बेस पे जो भी भेदभाव का निषेध देखा। आर्टिकल 16 में हमने देखा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इन्हीं उन्हीं 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगी जो 5 आधारों की चर्चा अनुच्छेद 15 में है। फिर हमने 16 का एक्सेप्शन देखा। हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या बातें कही गई है, क्या एक्सेप्शन है, वो सब देख लिया। अब समानता के अधिकार में जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17। ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब देखिए, अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। जो अस्पृश्यता शब्द है इसके बारे में मैसूर हाईकोर्ट ने कहा है कि अस्पृश्यता शब्द का जो अर्थ है वो इसके व्याकरणीय समझ से परे है। व्याकरणीय समझ से परे होने का मतलब ये कि सिर्फ छुआछूत वर्ड जो है, छुआछूत में बहुत इसका, अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है। इसमें भूल के किसी को किसी के साथ भेदभाव करना है ना, इसमें किसी के साथ फिजिकली भेदभाव करना, किसी के साथ इशारे करके भेदभाव करना, वो सब शामिल है। अब ये अपने आप में एक ऐसा अधिकार है जिसको कि इफेक्ट देने के लिए कानून को लाना पड़ा। जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे ना फंडामेंटल राइट का तो हम उसमें देखेंगे, हमने फीचर में भी देखा था कि कुछ फंडामेंटल राइट तो अपने आप ही लागू है लेकिन कुछ को लागू करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, हमने देखा था फीचर में। तो सेम चीज आर्टिकल 17 में लागू हो रही है। इसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और इसको इफेक्ट देने के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 लाया, जिसका 1976 में नाम चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनटचेबिलिटी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको कुछ कास्ट को, है ना, सोशल डिसेबिलिटी, सोशली डिसेबल कर देना। कहने का मतलब कि सामाजिक रूप से अगर कोई जाति है वो पिछड़ी है तो उसके साथ गलत भेदभाव करना, उसके साथ दुर्भावनापूर्ण भेदभाव करना, तो ये होता है अनटचेबिलिटी। अब देखिए, ये जो राइट टू जो आर्टिकल 17 का राइट है टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का। अब अनटचेबिलिटी हमको स्टेट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, अनटचेबिलिटी का जो प्रोविजन है ये स्टेट भी नहीं कर सकता और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। दिस राइट इज अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड स्टेट बोथ। ठीक है। अब ये जो डिसीजन था ये पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982 में आया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 18। इसमें हम देखते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, यानी उपाधियों के अंत की बात की गई है। अब देखिए, अब हम समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। अगर हम इसी समानता के अधिकार में किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल कर देते जिसके पास बहुत सारे टाइटल्स हैं, आप माफ कीजिएगा, आपको ध्यान में होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिया के टेरिटरी में थे, राजा महाराजा थे। तो अगर ये शामिल नहीं किया जाता, ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया जाता, तो वो अपने आप को हमेशा समाज में ऊपर समझते हैं, है ना। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो उनसे ऊपर अपने आप को समझते, क्यों? क्योंकि वो राजा टाइटल लगा लेते, महाराजा टाइटल लगा लेते। तो इन्हीं सब चीजों से
निजात पाने के लिए संविधान में एक प्रावधान लाया गया ताकि सबको एक समान स्तर पे रखा जा सके। हम देखते हैं कि आर्टिकल 18 कहता क्या है। आर्टिकल 18 ये प्रोहिबिट करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल नहीं देगा। मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल दे सकता है, ये क्योंकि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को बताते हैं, है ना। इनके अलावा राज्य कोई भी टाइटल नहीं देगा। जो भारत के नागरिक हैं वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी फॉरेन स्टेट से। फिर अगर कोई फॉरेनर इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो कोई भी विदेशी जो हमारे राज्य में किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, इंडिया में किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, वो किसी दूसरे राज्य से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है हमारे राज्य के अंदर में, वो कोई भी गिफ्ट हो या प्रॉफिट हो या ऑफिस हो किसी भी फॉरेन स्टेट से, वो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के स्वीकार नहीं करेगा। ये हमारा आर्टिकल 18 कहता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो जो भी आपको अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 18 में ही कहा गया है कि जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं ये वैलिड है। जब बालाजी राघवन केस 1995 आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नेशनल अवार्ड्स जो भी हैं वो वैलिड हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड को हम सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर किसी को पद्मश्री मिल गया, भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया या पद्म भूषण मिल गया, तो आप उसको पब्लिकली ऐसे यूज नहीं कर सकते, है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स के फॉर्म में। वो आपको यूज करने की अनुमति संविधान नहीं देता है। फिर नेशनल अवार्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 1954 में स्थापित किया गया था। 1977 में हालांकि इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन दोबारा से 1980 में इंदिरा गांधी ने इसको रिवाइव कर लिया। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पद्म अवार्ड्स होते हैं, पद्म अवार्ड्स में 3 है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण। इनकी हायरार्की भी ऐसे ही है, सबसे नीचे पद्मश्री, फिर उससे बड़ा होता है पद्म भूषण, फिर उससे भी बड़ा होता है पद्म विभूषण। तो पद्म अवार्ड्स हमेशा हर साल रिपब्लिक डे के दिन प्रदान किए जाते हैं। 2025 का अभी गणतंत्र दिवस अभी अभी गुजरा है, तो हम देखते हैं कि कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए। इस साल 139 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री 113 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म विभूषण 7 लोगों को। मैंने बताया सबसे छोटा ये, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। तो ये हमारे पद्म अवार्ड इस साल दिए गए हैं। आपको बता दूं कि इस साल किसी कोई भी भारत रत्न अभी तक तो अनाउंस नहीं किया गया है। फिर पद्म अवार्ड जो भी होते हैं वो एक साल में 120 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। इस साल कितने दिए गए हैं? 139 दिए गए। ध्यान में रखना है आपको। और भारत रत्न जो है वो 3 से ज्यादा नहीं दिए गए, लेकिन 2024 इसका एक्सेप्शन था जहां पे 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 5 लोग कौन कौन थे। हमारा राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपके लिए बोरिंग ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो भी राइट्स हैं, है ना, राइट टू इक्वलिटी, इसमें 2 इंपॉर्टेंट राइट थे, अनुच्छेद 14 और 14, 15, 16, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसको डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन की बात है, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा टाइम दिया। अब जो भी राइट्स हैं ना, ये सिंपल है, इसको हम सामान्य तरीके से देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं PYQs के एस्पेक्ट में हम देखते चले जाएंगे। तो मिलते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। इससे आगे हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।